हेलो एवरीवन। तो आने वाली कुछ लेक्चर सीरीज में हम साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो साइकोलॉजी पढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान विश्व का सबसे ही ज्यादा सुंदर विषय माना जाता है, क्योंकि साइकोलॉजी को पढ़ने की वजह से हम अपने बारे में और दूसरों के बारे में कई ऐसी चीजें जान सकते हैं जिसको हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को और भी खूबसूरत और अच्छे से जी सकते हैं। तो साइकोलॉजी शुरू करने से पहले हम क्लास 11th के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम क्लास 11th के बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, जिसमें साइकोलॉजी के बहुत सारे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं। तो क्लास 11th में टोटल 9 चैप्टर्स हैं, जिसमें साइकोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स बताए गए हैं। चैप्टर 1 है व्हाट इज साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान क्या है। तो इसमें हमें बताया गया है साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, यानी कि साइकोलॉजी एक वैज्ञानिक स्टडी कैसे है। साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस, मतलब कि साइकोलॉजी एक सामाजिक शिक्षा कैसे है। जैसे सोशल साइंस में हम पढ़ते हैं इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी या अलग-अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, वैसे ही साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान को हम सोशल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। इसमें हम ये भी जानेंगे कि हमारा दिमाग और हमारे व्यवहार साइकोलॉजी में कैसे अफेक्ट होते हैं और साइकोलॉजी में इनका क्या रोल होता है। एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी में हम ये पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी का उत्थान कैसे हुआ, ये कैसे आगे बढ़ी, कहाँ से शुरू हुई और ये और आगे कैसे बढ़ती जा रही है। इसके बाद हम साइकोलॉजी का इंडिया में डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि इंडिया में साइकोलॉजी कैसे विकसित हुई और ये अभी किस स्टेज पर है। इसके बाद हम साइकोलॉजी के अलग-अलग प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे कि इसको कितने प्रकारों में बांटा गया है और हर प्रकार के अंदर हम किस-किस चीजों को पढ़ते हैं। जैसे कि अभी सबसे लेटेस्ट स्टडी है साइको ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है कैंसर। तो इस साइको ऑन्कोलॉजी की स्टडी में हम पढ़ते हैं कि कैंसर पेशेंट्स के दिमाग और व्यवहार में क्या-क्या बदलाव आते हैं और उनको कैसे-कैसे हम ठीक कर सकते हैं। उनके व्यवहार को हम कैसे और अच्छा बना सकते हैं, उनके जीवन को कैसे और सरल बनाया जा सकता है। साइको ऑन्कोलॉजी की तरह ही हम और भी प्रकार के ब्रांचेस के बारे में साइकोलॉजी में पढ़ेंगे। साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स में हम पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी जो एक साइंस है, वैज्ञानिक स्टडी है, ये और भी बाकी विषयों से कैसे जुड़ी हुई है। फिर हम साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ में पढ़ेंगे। इसका मतलब है हम साइकोलॉजी को अपनी डे टू डे जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला चैप्टर है मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। मेथड्स ऑफ इंक्वायरी मतलब होता है कि हम जो अलग-अलग प्रकार की रिसर्च स्टडीज करते हैं जिससे हमको साइकोलॉजी के बारे में बहुत प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं। उस इंक्वायरी के थ्रू हम ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और साइकोलॉजी में नई-नई खोज कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किसी भी साइकोलॉजिकल इंक्वायरी को करने से पहले हमारे दिमाग में क्या-क्या चीजें होनी चाहिए, हम क्या-क्या चीजें इस स्टडी के द्वारा अपनी उसमें ला सकते हैं। फिर हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि हम एक रिसर्च स्टडी कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, किन लोगों पर कर सकते हैं, किन-किन प्रकारों से कर सकते हैं। फिर उसके बाद अलग-अलग प्रकार के मेथड्स हम जानेंगे कि किस-किस तरह से हम ये स्टडीज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ऑब्जर्वेशनल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशनल मेथड में हमको ये पता चलता है कि हम दूसरों को देखकर, उनके व्यवहारों को देखकर कैसे उनके आने वाले व्यवहार को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि एक इंसान अपने फ्यूचर में कैसे बिहेव करेगा। ये चीज़ हम ऑब्जर्वेशनल मेथड से सीख सकते हैं। दूसरा है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट होता है, इसमें हम 2 चीज़ें लेते हैं, 2 वेरिएबल्स लेते हैं, जैसे कि हमारी नींद और हमारी पढ़ाई। तो हम इसमें जानते हैं कि हमारी नींद हमारी पढ़ाई को कैसे अफ़ेक्ट करती है। ये चीज़ हम एक्सपेरिमेंट मेथड में सीखेंगे। इसी के साथ-साथ हम और भी कई प्रकार के मेथड्स के बारे में पता करेंगे। फिर जब हम कोई भी रिसर्च करने के बाद जो हमारे पास डेटा इकट्ठा होता है, वो डेटा 2 तरीके का होता है। एक क्वांटिटेटिव होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को जब हम मैथ्स के द्वारा कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करके हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं,
और उससे अपना रिसर्च करते हैं तो उसको क्वांटिटेटिव मेथड कहते हैं। दूसरा तरीका होता है क्वालिटेटिव मेथड। इसमें हम अपने व्यवहारों के बारे में जानते हैं और इसमें किसी भी प्रकार के कैलकुलेशंस नहीं होते हैं। इसके बाद अगला चैप्टर है द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर मतलब होता है कि इंसानों का व्यवहार। हम इसमें जानेंगे कि इंसानों के व्यवहार को क्या-क्या चीजें बदलती हैं, क्या-क्या चीजें इंसानों के व्यवहार को अफेक्ट करती हैं। इसमें हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब इंसान का जन्म कैसे उसके व्यवहार को अफेक्ट करता है। जो भी चीजें वो अपने माँ-बाप से लेता है एज अ जीन्स, वो कैसे हमारे व्यवहार को अफेक्ट करती हैं। फिर हम इसके बाद नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम हेरिडिटी पढ़ेंगे। हेरिडिटी मतलब जो भी चीजें हम अपने माँ-बाप से बर्थ के टाइम ही लेते हैं, उनको हेरिडिटी कहते हैं। इसके बाद हम सोशियो कल्चरल फैक्टर्स को पढ़ेंगे। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स मतलब हमारे आसपास की जो भी चीजें होती हैं, हम जिस तरह के लोगों के बीच रहते हैं, जिस तरह के वातावरण में रहते हैं, वो सारी चीजें हमारे व्यवहार को कैसे अफेक्ट करती हैं, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर आता है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब इंसान का विकास। तो मतलब जन्म के बाद जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसके जीवन में कई प्रकार के बदलाव आते हैं। तो जन्म से लेकर बुढ़ापे तक के जो भी बदलाव एक मनुष्य के जीवन में आते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि प्रीनेटल स्टेज मतलब जन्म के समय इंसान का क्या व्यवहार होता है। इन्फेंसी मतलब एकदम बचपन 0 से 2 साल तक के बच्चों के क्या व्यवहार होते हैं। फिर जब बच्चा धीरे-धीरे बड़ा होता है, उसका शैशवावस्था होती है, तो उसके डेवलपमेंट में क्या-क्या बदलाव आते हैं। फिर एडोलेसेंट जब यानी कि वो धीरे-धीरे बड़ा होता है, युवान होता है, तब उसमें क्या चेंजेस आते हैं। फिर अडल्टहुड यानी कि बड़ा होने के बाद और ओल्ड एज यानी कि बुढ़ापे का, इसको भी हम ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर पढ़ेंगे। चैप्टर 5 में हम पढ़ेंगे सेंसरी, अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। सेंसरी मतलब जो भी चीजें हम अपने सेंसेस से फील करते हैं, जैसे कि हम किसी भी गर्म चीज को छूते हैं तो हम उसको टच करके पता करते हैं। तो जो टच होता है वो हमारा सेंस होता है। हम कैसे कोई चीज को सेंस करते हैं उसको हम सेंसरी प्रोसेस में पढ़ते हैं। किसी भी चीज को सेंस करने के बाद उसको हम अपने दिमाग में किस तरह बैठाते हैं या किस तरह हम चीजों को अपने दिमाग में सोचते हैं, उसको स्थान देते हैं, उसको हम अटेंशन प्रोसेस के अंदर पढ़ते हैं। फिर होता है परसेप्चुअल प्रोसेस मतलब हम चीजों को अपने दिमाग में कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको सिस्टमेटिक फॉर्म में कैसे अपने दिमाग में रखते हैं। इसमें हम अलग-अलग प्रकार के सेंसरी इनपुट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे देखना, सूंघना, टेस्ट करना, टच करना। इसको हम पढ़ेंगे कि हम ये सब किस-किस प्रकार से करते हैं और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सेंस करने के बाद हम चीज़ों को कैसे अपने दिमाग में अटेंड करते हैं, यानी कि किस प्रकार हम चीज़ों को सोचते हैं। इसके बाद एक डिसऑर्डर होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जिसमें जो बच्चा होता है वो चीजों को ढंग से अटेंड नहीं कर पाता है और इस वजह से उसको जिंदगी में कई प्रकार की तकलीफें होती हैं। इसके बाद हम अलग-अलग प्रकार के परसेप्शंस के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है चैप्टर 6 जो कि लर्निंग है। लर्निंग मतलब सीखना। हम किस प्रकार चीज़ों को सीखते हैं। क्या-क्या अलग-अलग तरीके होते हैं जिसके द्वारा हम चीज़ों को सीखते हैं। इसमें कई तरह की चीज़ें होती हैं जिससे हम सीखते हैं, जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में हम ये जानते हैं कि हम चीज़ों को देखकर कैसे सीखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे माँ-बाप अपने बड़ों का पैर छूते हैं, तो हम भी वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि वो चीज़ अच्छी है, इसलिए हम वो देख के सीखते हैं। इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। फिर वर्बल लर्निंग होती है, लिख के यानी पढ़ के जो चीज़ हम सीखते हैं उसको वर्बल लर्निंग में कहते हैं। फिर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में हम ये जानेंगे कि लर्निंग यानी कि जो भी चीज़ हम सीखते हैं वो हमारे दिमाग में कैसे अलग-अलग रूप लेती है और वो कैसे बदलती रहती है।
इसके बाद हम अलग-अलग प्रकार के लर्निंग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे कि हम क्या-क्या चीज़ें सीख सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें हमारे दिमाग में कैसे सिखाई जा सकती हैं। लर्निंग के बाद आता है ह्यूमन मेमोरी। मेमोरी मतलब चीज़ों को याद करना। चीज़ों को अच्छे ढंग से याद करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम उसको ज़्यादा देर तक अपने दिमाग में रख पाएँ और उसको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकें। 2 तरह की मेमोरीज़ होती हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी जो कम समय के लिए होती है और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी जो ज़्यादा समय के लिए होती है। उसके बाद हम अलग-अलग प्रकार की लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे डिक्लेरेटिव, प्रोसीजरल, एपिसोडिक, सिमेंटिक और इसी के साथ-साथ हम लॉन्ग टर्म मेमोरी का क्लासिफिकेशन भी जानेंगे कि इसको कितने-कितने भागों में बाँटा गया है। इसके बाद हम ये सीखेंगे कि हम चीज़ें कैसे भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं, अपने भूलने की बीमारी को या जैसे लोग कहते हैं कि हमें भूलने की बीमारी हो गई है, बट ये कोई बीमारी नहीं होती है। हम चीज़ों को भूल जाते हैं क्योंकि हमारा माइंड चीज़ों को अच्छे से अटेंड नहीं कर पाता, उसे सीख नहीं पाता है। इसलिए इस भूलने की चीज़ों को हम कैसे कम कर सकते हैं या अपनी मेमोरी को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये चीज़ें हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। इसके बाद 8th चैप्टर आता है थिंकिंग। थिंकिंग मतलब सोचना। हम चीज़ों को कैसे सोचते हैं, किस प्रकार से हमारा दिमाग चीज़ों को सोचता है, अलग-अलग तरीके की चीज़ों को। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि हम किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं तब हमारा दिमाग कैसे सोचता है। फिर डिसीजन मेकिंग, हम कोई भी निर्णय कैसे लेते हैं, जब कोई निर्णय हम लेते हैं तो हमारा दिमाग उस समय कैसे सोचता है। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब कोई भी चीज़ जब हम नई तरीके से सोचते हैं। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब कोई इन्वेंशन किया होगा, तो उन्होंने अचानक से कोई नई चीज़ सोची होगी। मतलब पहले तो वो सोच उनके दिमाग में रही नहीं होगी, बट वो चीज़ एक अचानक से सोची और वो एक नई सोच हुई, जिसकी वजह से इन्वेंशन हुआ। तो ऐसी जो नई तरह की सोच होती है, उसको हम क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं। फिर हम जानेंगे थॉट एंड लैंग्वेज के बारे में। थॉट यानी कि हमारी बोली और लैंग्वेज यानी भाषा। तो इसमें से हमारी बोली पहले आई या हमारी भाषा पहले आई, इसमें अलग-अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग-अलग थ्योरीज दी हैं, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मोटिवेशन और इमोशन आता है चैप्टर 9 में। मोटिवेशन मतलब होता है प्रेरणा, कि हमें किस चीज़ से प्रेरणा मिलती है कोई भी चीज़ करने के लिए। इमोशन मतलब हमारी भावनाएँ। तो हम इन दोनों चीज़ों को चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मोटिव्स होते हैं कि किस-किस प्रकार की प्रेरणा होती है जो हम हमारे एक्शंस को मोटिवेट करती है, कि हम कोई भी काम करते हैं उसके पीछे कोई प्रेरणा होती है। उन सब चीज़ों को हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। फिर हम भावनाओं के बारे में पढ़ेंगे। हमारे भावनाएँ फिज़िकल कैसे होती हैं, कॉग्निटिव कैसे होती हैं, दिमाग से कैसे हम भावनाओं को सोचते हैं। फिर कल्चर यानी कि हमारे आस-पास के वातावरण से हमारी भावनाएँ कैसे बदलती हैं। फिर उसके बाद हम अपने भावनाओं को कैसे प्रकट करते हैं दूसरों के सामने। हम अपनी नेगेटिव भावनाओं को कैसे सुधार सकते हैं और अपनी पॉजिटिव भावनाओं को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये सब चीज़ें हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है इसके बाद हम ये जान लेंगे कि क्लास 11th के बाद हम क्लास 12th के चैप्टर्स को भी पढ़ेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। ऐसी ही और एजुकेशनल वीडियोस साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको मिलती रहेंगी।